हम बात करते हैं इंडिविजुअल ड्रग। सबसे पहले फेनिटोइन। तो फेनिटोइन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, सोडियम चैनल का जो इनएक्टिव स्टेज होता था, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का इनएक्टिवेटेड स्टेज, उसको प्रोलॉन्ग कर देता है फेनिटोइन। तो ये मैंने आप लोग को बताया था, ये इनएक्टिवेटेड स्टेज। तो इसके कारण क्या होगा, सोडियम एंटर ही नहीं कर पाएगा सेल के अंदर, तो डिपोलराइजेशन ही नहीं होगा। तो इस जो सीजर और एपिलेप्सी में जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज हो रहा था सोडियम के इन्फ्लक्स के कारण, तो वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल इसके कारण ऐसा नहीं होता है, मतलब जो फेनिटोइन है उसका लिटिल इफेक्ट होता है नॉर्मली या लो फ्रीक्वेंसी डिस्चार्जेस में। जो हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज का केस है जिसमें एपिलेप्सी प्रॉपर होती है, उसमें फेनिटोइन का वर्क होता है। ये प्रोलॉन्ग करता है इनएक्टिवेटेड स्टेज ऑफ सोडियम सेंसिटिव वोल्टेज सेंसिटिव न्यूरोनल सोडियम चैनल। ठीक है। अच्छा, जब फेनिटोइन का कंसंट्रेशन हाई होता है तब ये क्या करता है, ग्लूटामेट के रिलीज को भी इनहिबिट कर देता है। गाबा जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके रिलीज को बढ़ा देता है। और कैल्शियम के इन्फ्लक्स को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। इन तीनों इफेक्ट के कारण सेम मैकेनिज्म होगा, सीजर नहीं होंगे, तो क्योंकि एक्साइटेशन नहीं होगा फर्दर न्यूरॉन्स का। तो ये कब होता है, जब हाई कंसंट्रेशन होती है फेनिटोइन की। अच्छा, ये किंडलिंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। किंडलिंग जो कि एक रिपीटेड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन है ब्रेन का, तो इस पर कोई इफेक्ट शो नहीं होता है फेनिटोइन का। वहीं आप अदर ड्रग्स हम भी आगे पढ़ेंगे, जैसे वेलप्रोइट और फेनोबार्बिटोन, उनका इफेक्ट होता है। दैट्स वाई ये यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि ये किंडलिंग में कोई इफेक्ट इंटरफेयर नहीं करता है। इसके अलावा ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया और कार्डियक एरिथमिया में इसकी एफिकेसी अच्छी है। कैसे, ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में क्या हो रहा होता है, सबसे पहले अगर हम ये पता करें तो इसमें रिपीटेड फायरिंग हो जाती है ट्राइजेमाइनल नर्व की, जिसके कारण शार्प शूटिंग पेन होता है। तो ये क्या, फेनिटोइन क्या कर रहा है, सोडियम चैनल को इनहिबिट कर रहा है, तो वो ब्लॉक कर रहा है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को, तो वो जो नर्व का फायरिंग है वो नहीं होगा, तो इस कारण से जो शूटिंग पेन है वो भी नहीं होगा। तो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में एफिकेसी, और कार्डियक एरिथमिया स्पेशली डिजिटलिस इंड्यूस्ड एरिथमिया, तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। तो ये दो इसकी एफिकेसी हो गई। देन इसके बाद हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका ओरल, जो आप फार्माकोकाइनेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें बस एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, मैं भी आप बता रही हूँ उसको। पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि इसका ओरल एक्वा सोल्यूबिलिटी क्या है, कम है। देन मेटाबोलाइज्ड कैसे मेटाबॉलिज्म इसका कैसे होता है, बाई हाइड्रोक्सिलेशन, और CYP2C9 और CYP2C19, ये दो क्या कहना चाहिए, माइक्रोसोमल एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं, उसके कारण होता है मेटाबॉलिज्म, और ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन के थ्रू भी होता है। देन उसके बाद अगर हम काइनेटिक्स की बात करें, काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कैपेसिटी लिमिटेड, चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर इन थेरापेटिक रेंज। तो ये क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर पे रहता है, फिर जीरो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है इन थेरापेटिक रेंजेस में। तो इसकी काइनेटिक्स हो गई। तो ये हो गया इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हम बात करते हैं फेनिटोइन के ADR की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आता है गम हाइपरट्रॉफी, तो गम की एक्सेसिव हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। देन उसके बाद हिरसिटिज्म होगा, फेशियल हेयर ऑन फीमेल, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे कि DLE, मतलब इसका क्या, डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटस, और लिम्फेडिनोपैथी, न्यूट्रोपीनिया, ये सब होंगे। पर ये रेयर होते हैं, मतलब कि रेयर होते हैं, लेकिन अगर हमें इनको स्टॉप करना है तो हमने जो डोज हम दे रखे हैं उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा थेरेपी को। ठीक है। फिर आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, क्योंकि जो हमें फेनिटोइन है वो फोलेट एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस करता है। देन ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, क्योंकि ये विटामिन D एक्टिवेशन में इंटरफेयर करता है। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम कराता है फेनिटोइन, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मैटरनल इनटेक हो रहा है फेनिटोइन का, तो इसके कारण फीटस में क्या होगा, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम होगा। इसमें क्या होता है कि जो फेनिटोइन है वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, और फीटस में एपोक्साइड हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होता है, जिसके कारण वो फेनिटोइन को क्या नहीं कर पाएगा, डिटॉक्सीफाई नहीं कर पाएगा, और इसके कारण क्या होगा, इम्पेयर्ड डेवलपमेंट होगी। तो वही लिम्ब के डिफेक्ट होंगे, ग्रोथ और CNS में डिफेक्ट होगा, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज़ होंगी। तो ये इतना कुछ नहीं जानना है, सिंपल याद रखना है, फेनिटोइन के कारण फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम होता है। अगर फेनिटोइन का ओवरडोज हो गया तो इसके कारण क्या होगी, टॉक्सिसिटी होगी। उसमें क्या क्या होगा, CNS में सेरिब्रल और वेस्टिबुलर मैनिफेस्टेशन जो होंगे वो क्या होंगे, एटेक्सिया होगा, वर्टाइगो होगा, डिप्लोपिया होगा, निस्टैग्मस होगा, ड्राउजीनेस, बिहेवियरल अल्टरेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, हेल्यूसिनेशन, डिसोरिएंटेशन और रिजिडिटी।
ठीक है। और एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, नोजिया और वॉमिटिंग भी होता है ड्यू टू ओवरडोज ऑफ फेनिटोइन। अगर हमने आईवी रूट के थ्रू फेनिटोइन लिया है तो इसके कारण लोकल वेस्कुलर इंजरी हो सकती है और इंटीमल डैमेज हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है वेन का, और इसके कारण क्या होगा, एडिमा, डिस्कलरेशन ऑफ द इंजेक्टेड लिम्ब, मतलब जिस लिम्ब में हमने इंजेक्ट किया है वहाँ पर एडिमा और डिस्कलरेशन भी होगा। टिश्यू नेक्रोसिस होता है अगर जो सॉल्यूशन है वो एक्स्ट्रा वेजिट हो जाए। और आईवी जो है उसके कारण क्या हो सकता है, बीपी डिक्रीज हो सकता है और कार्डियक अरिथमिया भी कॉज करा सकता है। इंटरेक्शन की बात करें तो फेनिटोइन जो है वो एक पोटेंट इंड्यूसर है CYP3A4-5 और CYP2C8 और 9, और कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट भी करता है CYP2C9 और 19 को। तो ये तो इनके कारण क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। कैसे, फिनोबार्बिटोन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है फेनिटोइन के मेटाबॉलिज्म को, एक तो ये बात हो गई। दूसरी कि ये एंजाइम इंड्यूस करने के कारण जैसे ये अभी हमने बताया ना, फेनिटोइन इंड्यूस करता है इन एंजाइम को, तो इनको इंड्यूस करने के कारण दोनों एक दूसरे के डिग्रेडेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ तो डिग्रेडेशन भी हो रहा है और यहाँ उसका मेटाबॉलिज्म भी करा रहा है। तो ये एक अनप्रिडिक्टेबल ओवरऑल इंटरेक्शन होता है फिनोबार्बिटोन और फेनिटोइन के बीच। कार्बामेज़ेपिन की बात करें तो कार्बामेज़ेपिन और फेनिटोइन इंड्यूस करते हैं एक दूसरे के मेटाबॉलिज्म को। वेल्प्रोएट डिस्प्लेस प्रोटीन बाउंड फेनिटोइन एंड डिक्रीजेज इट्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, अनबाउंड प्लाज्मा लेवल इंक्रीज होगा फेनिटोइन का अगर हमने वेल्प्रोएट के साथ ले लिया तो। और क्लोरामफेनिकोल, आइसोनियाजिड, सिमेंटिडीन, वारफरिन, ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं फेनिटोइन को। ये इंपॉर्टेंट है तो इसको ये आप याद रखिएगा। इट इंड्यूसेस माइक्रोसोमल एंजाइम एंड इंक्रीजेस डिग्रेडेशन ऑफ स्टेरॉयड, डीऑक्सीसिलिन और थियोफाइलिन। तो ये कुछ इंटरेक्शन है, इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है जो आपको पता होने चाहिए। यूजेस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होता है, तो फोकल ऑनसेट सीजर में, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर में, फोकल टू बायलेटरल टोनिक क्लोनिक सीजर में, स्टेटस एपिलेप्टिकस मतलब एक्यूट सीवियर एपिलेप्सी, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस में, लेकिन तब जब फॉस्फेनिटोइन ना अवेलेबल हो, और ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, हालांकि ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है इसके लिए, पर इसमें भी यूजफुल हो सकता है। और कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में है, एब्सेंस एंड मायोक्लोनिक सीजर में। तो ये होगा फेनिटोइन। अब हम बात करते हैं फॉस्फेनिटोइन की। तो फॉस्फेनिटोइन वाटर सॉल्यूबल होता है। अभी हमने फेनिटोइन की बात की थी कि उसका पुअर एक्वा सॉल्युबिलिटी होती है, लेकिन फॉस्फेनिटोइन इज वाटर सॉल्यूबल। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि ये जो डिफिकल्टी हमारी हो रही थी फेनिटोइन के आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको ओवरकम किया जा सके। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है स्टेटस एपिलेप्टिकस में। ये क्या करता है, जब ब्लड में जाता है तो रैपिडली कन्वर्ट हो जाता है फेनिटोइन में, फॉस्फेनिटोइन से फेनिटोइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, इसलिए इसके लिए ईसीजी मॉनिटरिंग जरूरी होती है। और ये फॉस्फेनिटोइन कैन बी इंजेक्टेड विथ बोथ सेलाइन एंड ग्लूकोज ड्रिप, जबकि फेनिटोइन को हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो ये एक तरह से एडवांटेज है हमारा फॉस्फेनिटोइन। नेक्स्ट ड्रग है वेल्प्रोइक एसिड। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये मल्टीपल मैकेनिज्म होते हैं, मतलब ये सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन स्टेज को ही प्रोलॉन्ग कर देता है। ये कैल्शियम मीडिएटेड टी करंट को भी रिड्यूस करता है, लेकिन वो वीक रिडक्शन होता है। और ये गाबा के रिलीज को इंक्रीज करता है बाई कौन से तरीके से इंक्रीज करता है, या तो गाबा का डिग्रेडेशन इनहिबिट कर दिया जाए या फिर उसका सिंथेसिस बढ़ा दिया जाए। तो वही लिखा हुआ है कि बाई डिक्रीजिंग डिजेनरेशन बाई इनहिबिटिंग गाबा ट्रांसअमीनेज, और या फिर बाय इंक्रीजिंग सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड से आप इसका सिंथेसिस बढ़ा दो या फिर इसके डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर दो बाय गाबा ट्रांसअमीनेज को इनहिबिट करके। तो कौन सा सोडियम हुआ, कैल्शियम वाला हो गया, गाबा हो गया, और आता है हमारा ब्लॉकेड ऑफ एक्साइटेटरी NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं इनको ब्लॉक करके। अब फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका गुड ओरल एब्जॉर्प्शन होता है, 90% बाउंड रहता है प्लाज्मा प्रोटीन से। मेटाबॉलिज्म इसका होता है बाय CYP2C9 एंड 2C19 एंड ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, और ये यूरिन में एक्सक्रीट होता है। अब हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट आप ऐसे याद रखिएगा, टैबलेट, वेल्प्रोइक। अब इसको देखते हैं। ट्रेमर होगा, टीरेटोजेनिक्स होता है, स्पाइनल बाइफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करता है फीटस में, ब्लीडिंग टेंडेंसी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। तो टैबलेट। अब आ जाइए वेल्प्रोइक, तो वॉमिटिंग,
एलोपेशिया मतलब लॉस ऑफ हेयर, कर्लिंग ऑफ हेयर भी होता है। एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट, एटेक्सिया मतलब कि मसल इनकोऑर्डिनेशन, अनस्टेडी गेट, पुअर बैलेंस, ये सब होगा। देन लीवर टॉक्सिसिटी होता है और एसिम्प्टोमेटिक राइज इन सीरम ट्रांसमिनेस भी होता है। देन लूज मोशंस होते हैं और पेनक्रिएटाइटिस होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में रैशेस जो कि इनफ्रीक्वेंट होता है। देन ओबेसिटी होता है और इंक्रीज्ड अमोनिया और ये जो इस कारण से ये हिपेटोटॉक्सिक होता है। और अगर हिपेटोटॉक्सिसिटी हो गई है तो उसके लिए एंटीडोट होता है एल्कारनाइट। इसके अलावा हार्ट बर्न होता है। तो यही VALPROIC नहीं हो रहा है, मतलब आप इतना मैनेज कर लीजिए। तो टैबलेट वेलप्रोइक, ये इसके ADR हो गए। देन हम ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है एब्सेंस सीजर एंड जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर के लिए। ऑल्सो फर्स्ट लाइन ड्रग है ये फोकल सीजर और फोकल टू बायलेटरल टोनिक क्लोनिक सीजर के लिए। और मोस्ट इफेक्टिव होता है मायोक्लोनिक सीजर के लिए। अगर आपको याद हो हमने बोला था कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है फेनिटोइन मायोक्लोनिक के लिए, वहीं ये मोस्ट इफेक्टिव है मायोक्लोनिक सीजर के लिए। ऑल्सो यूजफुल इन टोनिक सीजर, एटोनिक सीजर, ठीक है। देन फॉर मेनिया एंड बाइपोलर इलनेस इट इज अल्टरनेटिव टू लिथियम। ऑल्सो यूज्ड इन पैनिक अटैक, हैज सम प्रोफाइलैक्सिस एफिशिएंसी इन माइग्रेन, ये थोड़ा मिसप्रिंट है माइग्रेन के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट वेलप्रोइक एसिड। तो नेक्स्ट ड्रग है टोपिरामेट। ये कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेस इनहिबिटर होता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी शो करता है। ये सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन स्टेट को प्रोलॉन्ग करता है, गाबा के रिलीज को इंक्रीज करता है। ये एम्पा रिसेप्टर का एंटागोनिज्म एक्शन करता है और इसके अलावा ये क्या करता है, न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन करता है थ्रू पोटेशियम चैनल। ये तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके आपको याद होने चाहिए। फार्माकोकाइनेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब्जॉर्ब्ड अर्ली, एक्सिटेड अनचेंज इन यूरिन। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये कॉग्निटिव डेफिसिट लाइक इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी, पुअर मेमोरी, सेडेशन, एटेक्सिया, वेट लॉस, रीनल स्टोन एंड पैरास्थीसिया, ये उसके कुछ क्या है एडवर्स इफेक्ट हैं। यूजेस क्या क्या होते हैं, रिफ्रैक्टरी फोकल सीजर। तो यूजेस आपको याद रखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है। देन फोकल टू बायलेटरल टोनिक क्लोनिक सीजर, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, और यहाँ पर ये 2 होगा। देन उसके बाद अल्टरनेटिव मोनोथेरेपी इन मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, एड ऑन ड्रग इन एब्सेंस सीजर एंड इन लेनॉक्स गैस्टॉर्ट सिंड्रोम। ये एक इंपॉर्टेंट है, लेनॉक्स गैस्टॉर्ट सिंड्रोम के लिए टोपिरामेट यूज होता है। और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, जब अदर ड्रग्स क्या हो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हों। तो ये हो गया इसके यूजेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट ड्रग है लेमोट्रिजीन। ये क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है सोडियम इनएक्टिवेशन चैनल को और इसके कारण क्या होगा, स्टेबलाइज कर देता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को और इसके कारण एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज को प्रिवेंट करता है, मेनली ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है, ये NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसका आपको याद रखना है मैकेनिज्म। देन उसके बाद आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो वेल एब्जॉर्ब होता है, मेटाबोलाइज होता है लीवर में, और वेलप्रोइक एसिड इनहिबिट करता है ग्लूकोरोनाइडेशन ऑफ लेमोट्रिजीन और इसके कारण क्या होता है, इसका ब्लड में लेवल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। देन यूजेस क्या क्या है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर फोकल सीजर, फोकल टू बायलेटरल टोनिक क्लोनिक सीजर, अल्टरनेटिव ड्रग है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर एंड एब्सेंस सीजर के लिए, और इंक्रीजेस मायोक्लोनिक सीजर, इसलिए मायोक्लोनिक सीजर में नहीं देना चाहिए। तो ये हो गया कौन, लेमोट्रिजीन।